So this session is for the GNM nursing first year students and the subject is first aid and the topic is first aid management of fracture. प्रीवियस क्लासेस में हमने फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर किया है बट वो जनरल मैनेजमेंट था. इस क्लास में हम स्पेसिफिक बॉडी पार्ट कौन सा फ्रैक्चर हुआ है उसके हिसाब से फर्स्ट एड मैनेजमेंट पढ़ेंगे. फॉर एग्जांपल अगर कॉलर बोन का फ्रैक्चर है तो उसमें आप किस तरीके से फर्स्ट एड मैनेजमेंट दोगे. अगर स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड होती है उसका फ्रैक्चर है तो कैसे दोगे. अपर आर्म का फ्रैक्चर है, लोअर आर्म का फ्रैक्चर है, लोअर लेग का फ्रैक्चर है, पेल्विस का फ्रैक्चर है. तो इन सारी कंडीशंस में आप कैसे फर्स्ट एड मैनेजमेंट करोगे उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में. सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो अगर हम फर्स्ट एड मैनेजमेंट करते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि हमें इमोबिलाइज करना है फ्रैक्चर्ड ऑर्गन को, फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट को, है ना, फ्रैक्चर्ड बोन को. सो नॉट ऑर्गन, बोन को. तो जो इमोबिलाइजेशन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मीडियम होते हैं जैसे कि स्प्लिंट होता है और स्लिंग्स होता है. तो अभी जो स्लिंग्स है उसको स्लिंग्स जो अप्लाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं हम ट्रायंगुलर बैंडेज की हेल्प से. ट्रायंगुलर बैंडेज से ही क्या बनता है, स्लिंग्स बनता है. तो अब देखते हैं ये जो स्लिंग है ये किस तरीके से बनाया जाता है. सबसे पहले आप एक कॉटन का क्लॉथ लोगे और उसको 1 मीटर होंगी उसकी सारी साइड्स, मतलब कि स्क्वायर कॉटन क्लॉथ लोगे, 1 मीटर उसकी साइड्स होंगी. तो इस तरीके से उसको आप डायगनली काट दोगे, उसका जो मिडल पार्ट होता है उसको काट दोगे और एक ट्रायंगुलर बैंडेज आ जाएगी आपके पास. वो जो ट्रायंगुलर बैंडेज होती है उसके पार्ट्स होते हैं जैसे कि जो ऊपर वाला जो पार्ट है, जो पॉइंटेड पार्ट है उसको हम बोलते हैं पॉइंट. जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं बेस. और 2 एंड्स होते हैं इसके, एंड 1 एंड द एंड 2. तो ट्रायंगुलर बैंडेज के ये पार्ट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब हम अप्लाई करते हैं स्लिंग को या फिर हम किस तरीके से बनाते हैं स्लिंग को उस टाइम पे हमें पता होना चाहिए पॉइंट क्या होता है और एंड क्या होता है. सो ये जो ट्रायंगुलर बैंडेज है इसको अगर हम 2 फोल्ड करेंगे तो एक ब्रॉड बैंडेज बन जाती है और अगर 3 फोल्ड करेंगे तो नैरो बैंडेज बन जाती है. एक तो आप ट्रायंगुलर बैंडेज को वैसे ही यूज़ करोगे जैसे कि वो है, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में. दूसरा आप उसको ब्रॉड बैंडेज भी बना सकते हो, तीसरा आप उसको नैरो बैंडेज भी बना सकते हो, चौथा आप इसको फिर से फोल्ड करोगे, जो इसके एंड्स हैं उनको फिर से अंदर की तरफ फोल्ड करोगे, फोल्ड करते रहोगे तो एक पैड भी बन जाएगा. तो इस तरीके से ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ होती है स्लिंग बनाने में, ब्रॉड फोल्ड बैंडेज बनाने में, नैरो फोल्ड बैंडेज बनाने में और पैड बनाने में. ये स्लिंग्स हैं हमारी, ये हमने कैसे बनाई है, ट्रायंगुलर बैंडेज की हेल्प से ही बनाई हैं. क्यों बनाई है ये स्लिंग्स, इसलिए बनाई है ताकि जो आपका बॉडी पार्ट है, बॉडी जो बोन है, जो फ्रैक्चर्ड बोन है उसको हम सपोर्ट दे सकें और इमोबिलाइज कर सकें, वो अपनी जगह पर ही रखे ताकि जो बोन है वो बहुत ही ज़्यादा डिसलोकेट ना हो. तो ये जो राइट हैंड साइड पे है आपका आर्म स्लिंग है एंड देन दिस इज़ द एलिवेशन स्लिंग. अब हम पढ़ेंगे कि हम ये स्लिंग्स कैसे बनाते हैं. मैं आपको अभी पिक्चर की डिटेल्स बताऊंगी उसके हिसाब से बनाते हैं, बट आई विल ऑल्सो शेयर वीडियोज़ विद यू. तो इट विल बी मोर ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड by watching those videos. So arm sling, what is arm sling? An arm sling holds the forearm, okay, in a raised or the horizontal position and it can support injured upper arm, forearm and the wrist. तो जो आर्म स्लिंग है आपने देखा होगा अभी किस तरीके से थी, वो क्या करती है, जो आपका फोर आर्म होता है उसको या तो हॉरिजॉन्टली रखती है या फिर हल्का सा रेज रखती है और सपोर्ट करती है उस इंजर्ड पार्ट को. तो किस तरीके से बनाना है, सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये जो इमेज है इसमें क्या है, राइट हैंड साइडेड क्या है, इंजरी है ना. तो इसमें हमें क्या करना है, पहले तो पेशेंट को बोलना है कि अपना जो इंजर्ड आर्म है उसको इस तरीके से रखे और जो लेफ़्ट हैंड है, लेफ़्ट आर्म है उससे सपोर्ट करे उसे. इस तरीके से रखने के बाद जो आपकी ट्रायंगुलर बैंडेज होगी वो आप नीचे से स्लाइड करवाओगे, नीचे से इस तरीके से स्लाइड कराओगे कि जो पॉइंट है ट्रायंगुलर बैंडेज का वो इंजर्ड आर्म की एल्बो की तरफ आए और बाकी 2 एंड्स हैं. अब जो टॉप एंड है और जो लो एंड है उसके बीच में आपको टक करना है, ठीक है. तो इसके बाद जो टॉप एंड वाला पोर्शन है उसको बैक ऑफ द
नेक से लेके जाना है उस तरफ। अब आपने क्या करा, जो लो एंड था ट्रायंगुलर बैंडेज का, उसको ऊपर की तरफ मोड़ा और फिर जो टॉप एंड था उन दोनों के बीच में नोट लगा दी। इस तरीके से नोट लगा देनी है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एडजस्ट करना है उस स्लिंग को कि वो बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो पेशेंट के लिए, ज़्यादा टाइट ना लग रहा हो। उसके बाद जो उसका पॉइंट था, जो ट्रायंगुलर बैंडेज का पॉइंट था, उसको आपने क्या करना है, ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद उसको वहीं पर ही फोल्ड कर देना और सेफ्टी पिन से उसको वहाँ पे टक कर देना है। उसके बाद आपको चेक करना है कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल्स। कैपिलरी रिफिल ऑफ द नेल्स इसलिए चेक करना है ताकि ये पता चल जाए कि जो सर्कुलेशन है वो ईज़िली हो रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है उसमें। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो नेल बेड होता है उसको 5 सेकेंड्स के लिए प्रेस करके रखोगे और फिर रिलीज़ कर दोगे और फिर चेक करोगे कि कलर जो है नेल का वो पेल से रेड कितने टाइम में हुआ। विद इन 2 सेकेंड हो रहा है, इट मीन्स इट इज़ नॉर्मल। तो इन दिस वे यू विल prepare or you will apply a arm sling. नेक्स्ट आपकी एलिवेशन स्लिंग। ये जो स्लिंग होती है वो फोर आर्म और हैंड को रेस पोजीशन में करती है। इसमें जो आपकी फिंगर टिप्स होती हैं वो शोल्डर को क्या कर रही होती हैं, टच कर रही होती हैं। ये कंट्रोल कर सकती है स्लिंग ब्लीडिंग को और स्वेलिंग को भी मिनिमाइज़ कर सकती है अगर फोर आर्म और हैंड की स्वेलिंग है तो इसको किस तरीके से करना है, इसमें भी राइट हैंड में इंजरी है तो जो फिंगर टिप्स हैं इंजर्ड आर्म की वो रखती हैं अपोजिट शोल्डर में और दूसरा जो लेफ़्ट आर्म है उससे उसको सपोर्ट देती है। अब इसके ऊपर हम ट्रायंगुलर बैंडेज लगाएंगे। ट्रायंगुलर बैंडेज लगाते हुए हमें यही ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है वो इंजर्ड आर्म के एल्बो की तरफ हो। अब जो टॉप एंड है उसको पीछे की तरफ लेकर जाएंगे और जो लो एंड है उसको भी अंदर की तरफ मोड़ के लेके जाएंगे, बैक से लेके जाएंगे, दोनों को ही क्या कर देंगे, टक कर देंगे, नोट लगा देंगे। इस तरीके से हो जाएगा ये। जो लो एंड था उसको अंदर की तरफ मोड़ना है और फिर उसके बाद इंजर्ड जो आर्म है, इंजर्ड आर्म की तरफ नोट लगा देनी है। उसको स्टेबलाइज करके रखना है। जो पॉइंटेड एंड था उसको ट्विस्ट करना है, फिर उसके बाद उसमें पिन लगा देना है। नाउ फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। अगर रिब का फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना है, फ्रैक्चर ऑफ रिब्स। तो ये जो हमने आर्म स्लिंग्स और एलिवेशन स्लिंग्स इसलिए पढ़ी हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमें इमोबलाइज करना है तो हमें इन स्लिंग्स की ज़रूरत पड़ती है, जिससे सपोर्ट भी हो जाता है और इमोबलाइज भी हो जाता है बोन का। फ्रैक्चर ऑफ रिब में इट इज़ अ क्रैक और ब्रेक इन द बोन और बोन्स ऑफ द रिब केज। और जो कार्टिलेजेस जो रिब्स को ब्रेस्ट बोन स्टर्नम के साथ, ब्रेस्ट बोन मीन्स स्टर्नम, उसके साथ ज्वाइन करके रखते हैं, तो अगर कार्टिलेज का भी ब्रेक हो रहा है तो उसको भी फ्रैक्चर ऑफ रिब्स के अंदर माना जाता है। मोस्टली इट रिजल्ट फ्रॉम द डायरेक्ट ब्लो टू द चेस्ट। जब चेस्ट में डायरेक्ट ब्लो जैसे कि एक्सीडेंट हो या फॉल फ्रॉम हाइट हो उस टाइम पे फ्रैक्चर ऑफ रिब ज़्यादा होता है। ये एक सीरियस कंडीशन है क्योंकि इट में इंजर द लंग्स और द हार्ट। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट बहुत ही क्विकली ब्रेथ लेगा, शॉर्ट होंगी और बहुत ही शार्प होंगी, सलाइवा ब्लड स्टेन्ड हो सकता है, जैसे ही पेशेंट कफ करेगा या ब्रेथ करेगा पेन बढ़ जाएगा और सेंसिटिविटी होगी इन एरिया ऑफ इंजरी, जैसे ही आप उसे टच करोगे हल्का सा मूव करोगे पेशेंट को पेन होने लग जाएगा। नाउ कैसे करते हैं मैनेजमेंट, फर्स्ट चेक द रिस्पॉन्स ऑफ द पेशेंट, चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देन स्टेबलाइज द फ्रैक्चर्ड रिब एंड देन शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल। अब स्टेबलाइज हमें कैसे करना है, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इंजरी कौन से चेस्ट के पार्ट में हुई है। जिस जिस चेस्ट के पार्ट में इंजरी होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्बो को अपना जो आर्म है इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसे कि इमेज में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से जो आर्म है उसको फोल्ड कर देंगे, ऊपर की तरफ रखेंगे जैसे कि एलिवेशन स्लिंग बनाने में करते हैं। तो जो रिब जहाँ पे इंजर्ड है और एल्बो है, एल्बो के बीच में एक हम पैड रख देंगे। उसके बाद ये जब पैड रख देंगे तो अब इस पैड को हमें क्या करना है, सिक्योर करना है। सिक्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रॉड बैंडेज का यूज़ करेंगे। ब्रॉड बैंडेज हम लेके जाएंगे और पेशेंट के
ट्रंक से होते हुए पूरा उसे बांध देंगे। तो मतलब कि जहाँ पे रिब थी, रिब का फ्रैक्चर हुआ था, वहाँ पे हमने क्या कर दिया, पैड लगा दिया, उस पैड को हमने ट्रायंगुलर बैंडेज के साथ बांध दिया। उसके बाद आप क्या करोगे, एलिवेटेड आर्म स्लिंग बनाओगे, जो कि हमने पढ़ लिया कैसे बनाते हैं। फिर एलिवेटेड आर्म स्लिंग बनाने के बाद फिर से एक ब्रॉड बैंडेज की हेल्प से फिर से इस आर्म को ट्रंक एरिया के साथ क्या करना है, फिर से ज्वाइन कर देना है, ताकि इसे सपोर्ट मिलता रहे, जैसे कि लास्ट इमेज में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से आपको फ्रैक्चर ऑफ रिब को इमोबिलाइज करना है। देन कॉलर बोन जैसे कि एग्जांपल में इमेज में दिखाई दे रहा है, फ्रैक्चर ऑफ कॉलर बोन। इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको एलिवेशन स्लिंग बनानी है। एलिवेशन स्लिंग हमने पढ़ ली किस तरीके से बनाते हैं। एलिवेशन स्लिंग बनाने के बाद फिर से एक ब्रॉड बैंडेज की हेल्प से जो ब्रॉड बैंडेज लेनी है, उसको एलिवेटेड जो आर्म है उसके ऊपर से होते हुए ले जाके आर्म पिट में क्या करना है, बांध देना है, नोट वहाँ पे लगा देनी है। तो इस तरीके से ये बहुत इमोबिलाइज हो जाएगा। तो कॉलर बोन के जिस तरफ का कॉलर बोन अफेक्टेड होता है, उसी आर्म को आप क्या करोगे, इमोबिलाइज करोगे। उसके लिए आप एलिवेशन स्लिंग बनाओगे और फिर उसको इमोबिलाइज कर दोगे बाय सिक्योरिंग इट विद अ ब्रॉड बैंडेज, जैसे कि लास्ट इमेज में दिखाई दे रहा है। स्कैपुला का फ्रैक्चर हो, शोल्डर ब्लेड हम जिसे बोलते हैं उसका फ्रैक्चर हो, तो उसमें क्या करना है आपको, इट इज़ अ वेरी रेयर फ्रैक्चर एंड द साइन एंड सिम्टम्स आर पेन होगा, वहाँ पे स्वेलिंग होगी, ब्रूजिंग होगा, और जो विक्टिम है वो इंजर्ड स्कैपुला को क्लोज टू द बॉडी करके रखेगा। उसके बाद मूवमेंट अगर होगी तो उससे पेन होगा, और जो पेन होता है वो हर डीप ब्रेथ के साथ इंक्रीज हो जाता है। तो ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, ये फ्रैक्चर ऑफ स्कैपुला के। इसमें आपको फर्स्ट एड मैनेजमेंट कैसे करना है, जिस जिस तरफ का स्कैपुला इंजर्ड होगा उसी तरफ का आपको स्लिंग बना के रख देनी है, क्योंकि अगर हम उस आर्म को ज़्यादा हिलाएंगे तो स्कैपुला भी क्या होगी, मोबिलाइज होने लगेगी, डिसलोकेट हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो स्कैपुला है, जो कॉलर बोन है, जो आर्म्स की बोन है, सारी एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं। इस वजह से आपकी जो स्कैपुला है, वहाँ जिस तरफ का स्कैपुला इंजर्ड होगा उसी तरफ आपको स्लिंग्स बना देनी है। कंट्रोल करना है ब्लीडिंग को, जैसे कि आप पैड लगा सकते हो, फिर बैंडेज अप्लाई कर सकते हो, मेडिकल हेल्प लेनी है। अगर रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस का फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या करना है, चेक एंड असेस द साइट फॉर इंजरी, डू नॉट मूव द आर्म अननेसेसरी, अप्लाई अ स्प्लिंट एंड सीक द मेडिकल हेल्प। अब अगर आर्म्स हैं आपके, जैसे कि रेडियस हो गया, अल्ना हो गया या ह्यूमरस हो गया, इसमें हम स्प्लिंट लगाते हैं पहले, फिर उसके बाद स्लिंग से सपोर्ट देते हैं। तो इस तरीके से, जैसे इसमें हमने कार्डबोर्ड ले लिया या न्यूज़पेपर ले लिया जो कि ईजिली बैंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में हमने देखना है कि कितना हमें चाहिए, उसके हिसाब से उसको कट कर देना है कार्डबोर्ड को या न्यूज़पेपर को, फिर अप्लाई करना है। जो वाइट है वो टेप है, टेप के साथ इसको बांध देना है। अगर आपके पास टेप नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, जो आपका ब्रॉड बैंडेज है या नैरो बैंडेज है उसकी हेल्प से यहाँ पे टक कर सकते हो इस स्प्लिंट को। जब ये इस तरीके से स्प्लिंट को बांध देंगे हम, उसके बाद हमें इसको क्या करना है, सपोर्ट करना है। सपोर्ट करने के लिए इसमें हम क्या बनाएंगे, आर्म स्लिंग बनाएंगे, और आर्म स्लिंग बनाने के बाद एक ब्रॉड बैंडेज से फिर से उसको सिक्योर कर देंगे, स्लिंग को भी और स्प्लिंट को भी एक साथ। तो इस तरीके से आपको रेडियस, अल्ना और ह्यूमरस का जो फ्रैक्चर होता है उसमें ऐसे कर सकते हैं। अब अगर टीबिया है, फिबुला है, फीमर है, तो उसमें भी चेक एंड असेस द इंजर्ड एरिया, स्टॉप द ब्लीडिंग, अप्लाई स्प्लिंट, अब सीक मेडिकल हेल्प। इसमें कैसे करेंगे, ये है आपका लोअर लेग का फ्रैक्चर। इसमें आपको स्प्लिंट जो लगाने हैं वो दोनों तरफ लगाना है, दोनों तरफ लगाया स्प्लिंट, ये कार्डबोर्ड का यूज़ किया है। उसके बाद आपको इसके बाहर बैंडेज से रैप कर देना है इस स्प्लिंट को, बैंडेज लेनी है, रोलर बैंडेज लेनी है, और फिर उससे इसको रैप कर देना है। रैप करने के बाद चेक करना है कि आपकी जो पल्सेस हैं, जो आपके लोअर लेग्स में जो पल्स होती हैं, डॉर्सलिस पैडिस हो गया, तो इन सारी पल्स को चेक करना है, और ये चेक करना है कि ये नॉर्मल है या नहीं है, ज़्यादा कंफर्टेबल है पेशेंट के लिए या नहीं है,
पेशेंट को यहाँ पे सर्कुलेशन इम्पेयर तो नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, कैपिलरी रिफिल चेक करोगे और एट द एंड इस तरीके से जो आपने स्प्लिंट लगाया वो ऐसे होगा। सिमिलरली आप ऐसे ही अपर लेग के लिए भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कौन सी जो बोन है वो फ्रैक्चर्ड है। तो दिस वाज फॉर द फ्रैक्चर ऑफ द लोअर extremity. Then fracture of pelvis. Calm the victim, give reassurance, lie the victim down in a comfortable position और फिर आप स्लिंग बनाओगे pelvic। ये कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पेशेंट है, जो कैजुअलिटी है, उसके जो एंकल्स हैं उनको बांध देना है। बांधने के लिए आप एक ट्रायंगुलर बैंडेज यूज़ करोगे और एंकल्स को इस तरीके से बांध दोगे। उसके बाद आप एक ब्लैंकेट ले सकते हो, ब्लैंकेट को अपने दोनों हैंड्स में पकड़ना है इस तरीके से और फोल्ड करके रख देना है। उसके बाद आपको जो कैजुअलिटी है उसको लिफ्ट अप करना है। लिफ्ट अप जब आप करोगे तो उसी टाइम नीचे से आपको ब्लैंकेट को स्लाइड करवाना है और कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आ जाएगा। ये जो होगा आप कहाँ से कहाँ अप्लाई करोगे, जो वेस्ट होती है वहाँ से लेके थाइस तक ये पूरा ब्लैंकेट आ जाना चाहिए। और फिर आप इसको क्या करोगे, बिल्कुल सामने की तरफ इसको टक कर दोगे नोट बांध के। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। नोट बांधने के बाद आप इसको अंदर की तरफ टक करोगे और फिर पेशेंट को शिफ्ट करोगे हॉस्पिटल में। तो ये पेल्विस का फ्रैक्चर होता है, उस टाइम पे ऐसे यूज़ करते हैं। सो इस सेशन में हमने ये पढ़ा कि अगर आपका रिब्स का फ्रैक्चर है या फिर कॉलर बोन का फ्रैक्चर है या फिर स्कैपुला का है या फिर अपर आर्म का है या फिर लोअर एक्सट्रीमिटीज़ का है या फिर फोर आर्म का है, कहीं का भी फ्रैक्चर है, तो उसमें किस तरीके से हम स्प्लिंट्स और स्लिंग्स को यूज़ करते हैं और फर्स्ट एड मैनेजमेंट देते हैं। तो आई विल ऑल्सो सेंड यू वीडियोज़ रिगार्डिंग दिस, तो वो आप देख लेना। थैंक यू सो मच।